अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू IM केमिस्ट्री। दिस इज़ इमरान और आज की जो वीडियो इसमें हम HSSC और SSSC के अबाउट आज जो कचहरी कंडक्ट की गई थी फेडरल बोर्ड के हवाले से उसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। उसमें बहुत सारे ऐसे सवालात हैं जो कि ऑल ओवर द पाकिस्तान बच्चों ने पूछे और फेडरल बोर्ड ने उनको आंसर किया। तो वन बाय वन करके उसको समराइज़ आपके साथ करने जा रहा हूँ। सो सबसे पहला जो क्वेश्चन किया गया था दैट वाज अबाउट द एग्ज़ाम सेंटर चेंज पॉलिसी। ठीक है, अगर आपका रोल नंबर्स आपके इशू हो जाते हैं, आपको एग्ज़ाम सेंटर अलॉट हो जाता है और उसके बाद आप कहते हो कि मैं अपना सेंटर चेंज करवाना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो उसके मुताबिक ये है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप पेशावर से बिलोंग करते हो और आपका सेंटर पेशावर में ही कहीं आसपास है, तो फिर आपका विद इन सिटी एग्ज़ाम सेंटर किसी भी सूरत चेंज नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, ये है कि अगर आप एक सिटी से दूसरी सिटी में या एक प्रोविंस से दूसरे प्रोविंस में ट्रांसफ़र होना चाहते हैं, एग्ज़ाम सेंटर चेंज करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके पास वैलिड रीज़न होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पेरेंट्स की ट्रांसफ़र हो गई, पोस्टिंग हो गई है, तो उस सूरत में आपको अलाउ किया जा सकता है और उसके लिए आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फेडरल बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके डाउनलोड करनी होती है और उसकी फ़ीस जो है एग्ज़ाम सेंटर चेंज की 3000 रुपीज़ है, वो भी आपको डिपॉजिट करानी होती है और उसके बाद फिर आपका जो एग्ज़ाम सेंटर है वो चेंज हो सकता है। नेक्स्ट जो सवाल किया गया था दैट वाज अबाउट द प्रैक्टिकल, कि जो बच्चे पूछते हैं कि प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स कंडक्ट होंगे या नहीं होंगे सेकंड एनुअल एग्ज़ाम मतलब इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम में। तो जिस तरह आपके साथ ऑलरेडी वीडियोस मैंने शेयर की हैं कि उसमें पॉलिसी यही दी गई है कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक बच्चा है वो फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री का पेपर देना चाह रहा है, उसी तरह सेकंड ईयर की केमिस्ट्री का पेपर भी देना चाह रहा है, तो उसके लिए मस्ट होगा कि वो प्रैक्टिकल लाजमी देगा। अगर सिर्फ़ और सिर्फ फर्स्ट ईयर के प्रैक्टिकल देना चाहता है, सेकेंड ईयर सिर्फ फर्स्ट ईयर के जो पेपर है वो देना चाहता है लेकिन सेकंड ईयर का पेपर नहीं देना चाहता, तो उसके लिए प्रैक्टिकल लाजमी नहीं है। इसी तरह फिज़िक्स है, बायो है, उनके भी प्रैक्टिकल्स कंडक्ट किए जाते हैं। अगर आप सिर्फ एक पार्ट का पेपर देते हो तो फिर आपके लिए प्रैक्टिकल लाजमी नहीं है, और अगर आप दोनों पार्ट्स देते हो तो उसके लिए आपका प्रैक्टिकल लाजमी है। कि हमारे प्रैक्टिकल्स में फुल मार्क्स है तो हम वो नहीं देना चाह रहे अगर हम उसमें एब्सेंट हो जाएँ। तो अगर देखो, अगर आप दोनों पार्ट्स में अपीयर हो रहे हो और अगर आप एब्सेंट हो गए तो इसका मतलब ये है कि आपका पेपर भी फेल हो जाएगा और प्रैक्टिकल भी आपका फेल हो जाएगा और फिर आपके वही पुराने मार्क्स लगेंगे, फिर आपकी इम्प्रूवमेंट जो है वो नहीं हो पाएगी। उसके बाद रिफ़ंड पॉलिसी के अबाउट उन्होंने बात की कि बहुत सारे बच्चे रिकाउंटिंग के लिए अप्लाई करते हैं, तो बच्चों ने पूछा कि अगर हम अप्लाई करते हैं और हमारे मार्क्स जो हैं वो बढ़ जाते हैं तो क्या हमें हमारी फ़ीस जो है वो रिफ़ंड होगी या नहीं होगी। जैसे आपको पता है, आपके साथ हमने वीडियोस भी शेयर की थी कि आप कैसे घर बैठ के ऑनलाइन रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर सकते हो, तो उसका तरीका आपके साथ शेयर किया था। और अब उसमें जो एक पेपर की फ़ीस है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक बच्चा है वो HSSC का एक पेपर चेक कराना चाहता है या SSC मतलब 9th-10th का पेपर चेक कराना चाहता है, तो उसकी एक पेपर की फ़ीस जो है वो 1500 रुपीज़ है। तो अगर आपके पेपर में मार्क्स इवन एक आधा नंबर भी बढ़ जाता है तो आपको जो आपके पैसे हैं वो दोबारा से रिफ़ंड कर दिए जाते हैं। उसके बाद बच्चों ने ये सवाल पूछा है कि अगर एक बच्चा है वो उसके पेपर्स कंपार्ट हो गए, मतलब एक पेपर में सप्ली आ गई या 2 में आ गई, 3 में आ गई, तो क्या वो सिर्फ सप्ली एग्ज़ाम ही दे सकता है या उसके साथ बाकी जो पेपर है उसको भी इम्प्रूव कर सकता है। सो इसका आंसर उन्होंने ये दिया था कि अगर एक बच्चा कंपार्ट उसकी आ जाती है किसी भी सब्जेक्ट में, तो वो कंपार्टमेंट के पेपर भी दे सकता है सेकंड एनुअल एग्ज़ाम में, और उसके साथ साथ बाकी अगर वो कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें उसके मार्क्स कम हैं तो उसको इम्प्रूव भी कर सकता है। उसके बाद बच्चों ने सवाल पूछा कि रीचेकिंग के तकरीबन कितने डेज़ होते हैं, तो उनका आंसर ये था कि रीचेकिंग के लिए जब आप घर बैठ के ऑनलाइन अप्लाई करते हो, जैसे आपके साथ वीडियो शेयर की गई थी कि आप कैसे घर बैठ के ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, तो जब आप अप्लाई करते हो तो अप्लाई के दिन से लेकर 15 दिन, 10 से 15 दिन के अंदर अंदर आपका जो रिज़ल्ट है उसको अपडेट कर दिया जाता है फेडरल बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पे। आपके पास जो आपका सीरियल नंबर होगा, उस सीरियल नंबर के थ्रू आप जो की होगी उसके थ्रू आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हो, लेकिन वहाँ पे आपको रिज़ल्ट नहीं बताया जाता। वहाँ पे आपको जस्ट ये इंटीमेट कर दिया जाता है कि हमने अपने रिज़ल्ट जो है, आपका रिज़ल्ट जो है उसको हमने रीचेक किया, पेपर रीचेक किए, और अगर आपके मार्क्स बढ़ जाते हैं तो आपके गिवन एड्रेस, जो आपका घर का एड्रेस होगा जो आपने ऑनलाइन फॉर्म फिल करते वक्त दिया था, तो उस एड्रेस पे आपको जो आपकी न्यू DMC होगी, मतलब जिसके अंदर मार्क्स बढ़े हैं, वो आपके एड्रेस के ऊपर भेज दी जाएगी और आपको कुछ दिन के अंदर वो मिल जाती है। अच्छा, और उसमें एक और चीज़ उन्होंने बड़े वाज़े तौर पे बता दी है कि जो 10th के स्टूडेंट्स हैं,
और जो सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं तो उनके जो पेपर हैं उनको प्रायोरिटी बेसिस के ऊपर रीचेक किया जाता है। उसकी वजह ये होती है कि मैट्रिक के स्टूडेंट आगे कॉलेज में एडमिशन लेते हैं और इसी तरह जो एफएससी कर लेते हैं, सेकंड ईयर कर लेते हैं, उनको आगे फिर बीएस वगैरह या मेडिकल कॉलेजेस वगैरह में, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन लेना पड़ता है, तो उनके जो पेपर्स होते हैं वो जल्दी रीचेक किए जाते हैं। अब बच्चे पूछते हैं कि सर हमारे 2 फ्रेंड्स थे या 2 भाई थे, उन्होंने एक 9th में था एक 10th में था, उन्होंने दोनों एक डे पे अप्लाई किया था, लेकिन 10th वालों के रिज़ल्ट आ गए, 9th वालों का रिज़ल्ट अभी नहीं है। कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारा हमने ऑनलाइन अप्लाई के लिए एप्लीकेशन की तो रिजेक्ट हो गई थी। तो उसकी जो बेसिक रीजंस होती है वही होती है कि 10th वालों को और सेकंड ईयर वालों को प्रेफरेंस दी जाती है, और रीज़न आपको मैंने बता दी है जो फेडरल बोर्ड ने बताई थी। उसके बाद बात की गई ग्रेडिंग सिस्टम के अबाउट, के ग्रेडिंग सिस्टम जो है वो कब से एप्लीकेबल होगा। सो दैट वुड बी एप्लीकेबल फ्रॉम 2024। तो फिर इसके अबाउट ये पूछा गया कि ग्रेडिंग सिस्टम है, फिर टॉपर्स कैसे डिसाइड करेंगे, क्योंकि ग्रेड्स तो फिर ए ग्रेड है या A+ ग्रेड है तो वो तो सब के आ सकते हैं, तो फिर इसमें टॉपर्स कैसे मतलब हम डिसाइड करेंगे, बोर्ड डिसाइड करेगा। तो उसके लिए उन्होंने कोई वाज़ेह आंसर नहीं दिया, लेकिन ये कह दिया कि हम मीटिंग कर रहे हैं और उसके अबाउट जो भी पॉलिसीज़ होंगी वो उसको डिस्कस करके एक लॉ या रूल फार्मूलेट करके आपके साथ उसको शेयर कर दिया जाएगा। उसके बाद ये है कि अगर एक बच्चा है वो ऑनलाइन फॉर्म फिल कर रहा है, ठीक है, और फॉर्म फिल करते वक्त उससे कोई मिस्टेक हो जाती है, मतलब उसके वो बायो सेलेक्ट करना चाह रहा था लेकिन उसने केमिस्ट्री सेलेक्ट कर दी, इसी तरह उसने कोई कंपोजिट पेपर सेलेक्ट कर दिए, ठीक है। तो अब इस सूरत में फॉर्म जब आप एक दफ़ा सबमिट कर लेते हो तो आप उसको री एडिट नहीं कर सकते। अब इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि आपने कंट्रोलर ऑफ एग्ज़ामिनेशन जो है फेडरल बोर्ड के, उनके ऑफिशियल ईमेल पे एक मेल आपने करनी होती है और उनको आपने अपना प्रॉब्लम जो है वो पूरा बताना होता है। आपने अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और उसके बाद सीरियल की तो पिक कर लेते हैं, लेकिन फिर भी आप एहतियात के तौर पे नेम, फादर नेम, रोल नंबर या जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर है वो सारा कुछ आप ईमेल में मेंशन करें, उनको अपनी गलती बताएं कि हमसे ये वाली मिस्टेक हुई है, काइंडली इसको करेक्ट कर दें, तो वो वहाँ से उसको करेक्ट कर लेंगे। उसके बाद उन्होंने पूछा बच्चों ने कि पेपर आइडेंटिफिकेशन कि जब अगर हम रीचेकिंग के लिए अप्लाई करते हैं या रीटोटलिंग के लिए अप्लाई करते हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि आप लोगों ने जो पेपर चेक किया है वो हमारा ही था। तो उसकी भी वाज़ेह पॉलिसी है, आपके साथ मैंने रूल्स शेयर किए थे, फेडरल बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर भी लिखे हुए हैं कि अगर आप अपने पेपर को बज़ाते ख़ुद जाकर चेक करना चाहते हैं तो उसका तरीका ये है कि आपने फेडरल बोर्ड को ईमेल करनी होती है, वहाँ से उनसे अपॉइंटमेंट लेनी होती है, वो आपको डेट और टाइम बता देते हैं, डे भी बता देते हैं कि इस दिन आपने आना है इतने बजे, और फिर आपको आपका पेपर जो है वो दिखा दिया जाता है और आपको तसल्ली कराई जाती है कि ये एग्जैक्टली आपका ही पेपर है, और फिर आप उसको भी चेक करके आप ख़ुद को भी सेटिस्फाइड कर सकते हैं। उसके बाद HSCC एग्ज़ाम की जो डेट है सो वो कंडक्ट किया जाएगा मिड ऑफ अक्टूबर, ठीक है। अक्टूबर 2023 के मिड में जो HSCC का एग्ज़ाम है उसको कंडक्ट किया जाएगा। और फिर उसके रिज़ल्ट के अबाउट अगर हम बात करें तो उन्होंने ये बताया कि रिज़ल्ट जो है वो इसी साल मतलब अब टिल दिसंबर जो है उसको अनाउंस कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे जो बच्चे मेडिकल स्टूडेंट मेडिकल कॉलेज के लिए अप्लाई करें, MD कैट नम्स के लिए और इसी तरह इंजीनियरिंग के लिए, तो उनके जहन में ये डाउट है कि क्या हमारा जो मेरिट बनेगा उस तक हमारा रिज़ल्ट आ जाएगा। तो यस, आपका रिज़ल्ट फेडरल बोर्ड कोशिश कर रहा है कि आपका रिज़ल्ट जो है उसको अनाउंस कर दे, फिर आप उसी के मार्क्स उन मार्क्स के बेसिस पे आपका जो मेरिट है या एग्रीगेट है वो बन सकता है। उसके बाद ये है कि अगर इम्प्रूवमेंट में मार्क्स डिक्रीज़ हो जाते हैं तो फिर क्या होगा। तो इम्प्रूवमेंट में अगर आपके मार्क्स डिक्रीज़ हो जाते हैं, मतलब अगर आप सेकंड एनुअल एग्ज़ाम देते हो, आप एक पेपर है बायो में लेट से आपके 50 मार्क्स हैं, आप दोबारा सेकंड एनुअल एग्ज़ाम में अपीयर होते हो और अपीयर होने के बाद लेट से आपके 40 मार्क्स आ गए, तो अब इस सूरत में क्या होगा। इस सूरत में आपके जो ओल्ड मार्क्स हैं वही रहेंगे, जो न्यू मार्क्स है जिसमें आपके मार्क्स कम हो गए हैं उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा। हाँ, अगर आपके बढ़ गए तो ऑब्वियसली आपका जो न्यू रिज़ल्ट है वो आपकी न्यू DMC जो है वो बनेगी और आपको भिजवा दी जाएगी। उसके बाद बच्चों ने ये कहा कि अगर आप सेकंड एनुअल एग्ज़ाम ले रहे हो, ठीक है, आप दोबारा से बच्चों को चांस दे रहे हो कि आप जो अपीयर नहीं हुए थे, फ्रेश अपीयर, सारों को आप लोग दोबारा से चांस दे रहे हो, फ़ीस भी और जो पेपर स्ट्रक्चर वगैरह सारा कुछ एक जैसा है, तो फिर आप उस जो DMCs होती हैं उसके ऊपर आप एक्स कैंडिडेट क्यों लिखते हैं। तो उन्होंने इस चीज़ को वाज़े तौर पे तो नहीं बताया, लेकिन इतना बता दिया है कि हमारी एक मीटिंग होने वाली है और उस मीटिंग में हम इस चीज़ को डिसाइड करेंगे, और होप सो कि एक्स कैंडिडेट का जो वर्ड है ये DMCs में से हटा दिया जाता है। एक्स कैंडिडेट का वर्ड तब लगाते हैं जब एक बच्चा है
उसने सेकेंड ईयर एक कॉलेज से कर लिया और उसके बाद सेकेंड ईयर या इवन 10th कर ली, तो उसके बाद अगर वो इम्प्रूवमेंट देता है, मतलब सेकेंड एनुअल एग्ज़ाम में अपीयर होता है अपने मार्क्स को इंक्रीज़ करने के लिए, तो उसकी जो DMC होती है उसके ऊपर एक्स कैंडिडेट जो है वो लिख दिया जाता है। अब इसका बच्चे बहुत पूछते हैं कि इसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है, तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट एज सच कुछ भी नहीं है, ठीक है। आप अगर आगे अप्लाई करते हो कहीं पे भी तो आपको ये नहीं दिखा जाता कि आपने फर्स्ट अटैम्प्ट में किया या सेकंड में किया या आप एक्स कैंडिडेट हो। और दूसरी बात यहाँ पे एक वाज़ेह तौर पर बता दूँ कि जो एक्स कैंडिडेट होते हैं, इट डजेंट मीन कि उनकी जो DMCs होंगी या सनद जो आएगी उसके ऊपर उनके कॉलेज का नाम नहीं होगा, कॉलेज का नाम मेंशन्ड होगा और लेकिन यह कि उसके साथ एक्स कैंडिडेट लिखा होगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज EKCHERY। और इसके अलावा भी अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड विद IM Chemist।